बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज से रिलेटेड जिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ एंड लास्ट वीडियो लेक्चर तक पहुंच चुका है और आज हमारे इस सिलसिले की लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसी टॉपिक से रिलेटेड अल्लाह ने चाहा तो जनरल एंट्रीज़ और बक़िया जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं। और किस चीज़ की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं? कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी टर्म्स अहम चैप्टर के अंदर आती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बयान कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, आपकी खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ही आप यकीन करें, सुबह का 4:15 नहीं बल्कि सुबह का 4:30 बज चुका है और पहली मार्च स्टार्ट हो चुकी है। रात में 2:30 3 बजे, बाज़ औक़ात इसके भी ज़्यादा लेट में वीडियो बना रहा होता हूँ। अगले दिन मुझे पढ़ाना भी होता है। अपनी नींद हराम कर कर के आप लोगों की खातिर वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। काइंडली हमारी तमाम की तमाम वीडियो से भरपूर इस्तेफ़ादा उठाने के लिए न सिर्फ खुद फ़ायदा उठाएं बल्कि अपने फ्रेंड्स में, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उसमें लाजमी तौर पर उसको शेयर करवाएं ताकि हमारी वीडियो से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकें। और ये बात ज़रूरी है कि वीडियो को फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखने की आदत डालें ताकि आप तमाम टर्मिनोलॉजी से बखूबी इंशाल्लाह वाकिफ़ हो सकें। आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर से भी सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स जो हैं बतौर ख़ास फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारी पहली टर्मिनोलॉजी आज की जो हमें पढ़नी है और ओवरऑल 16th जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर क्या कहा जा रहा है। उसके अंदर कहा जा रहा है आपके पास सबसे पहले रिज़र्व से क्या मुराद है? रिज़र्व से मुराद स्टूडेंट ये होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है या पब्लिक लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, वो करती क्या है, फ्यूचर में अपने मुख्तलिफ मामलात के लिए कुछ ना कुछ पैसा रिज़र्व करके रखती है। रिज़र्व करने का मतलब क्या है कि जिस तरीक़े से मोटरसाइकिल की आप मिसाल ले लें या आप गाड़ी की मिसाल ले लें, उसके अंदर कुछ हिस्सा पेट्रोल का रिज़र्व के तौर पर मौजूद होता है। ये बात आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, बखूबी जानते हैं कि रिज़र्व की अहमियत क्या है। फ़र्ज़ करें अगर रिज़र्व ना होता तो क्या होता, गाड़ी चलते चलते अचानक बंद हो जाती और मुमकिन है वहाँ से पेट्रोल पंप जो है बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर है, तो आपको अपनी गाड़ी वहाँ तक लेकर जाना, मोटरसाइकिल वहाँ तक लेकर जाना एक अजाब से कम साबित नहीं होता। तो रिज़र्व होने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल पंप तक आराम से पहुँच जाती है। सेम यही कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने इदारे के ऊपर अप्लाई करती है। और वो क्या अप्लाई करती है कि फ्यूचर में मुख्तलिफ़ तरह के काम ऑर्गेनाइजेशन को पेश आ सकते हैं और वो जो मुख्तलिफ़ तरह के काम पेश आ सकते हैं उसके लिए प्लानिंग की जाती है। और जो प्लानिंग की जाती है उसके अंदर एक अहम प्लानिंग इस बात की भी है कि वो जो काम बुरोए कार किए जाएंगे, अंजाम दिए जाएंगे, उन कामों को बुरोए कार या अंजाम देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो कंपनी क्या करती है, रिटेन अर्निंग अकाउंट में से कुछ ना कुछ पैसा रिज़र्व के तौर पर भी मुख्तस कर देती है। रिटेन अर्निंग के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में तफसीलात बयान करी थी कि ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी प्रॉफिट हासिल होता है उस प्रॉफिट में से वो पोर्शन प्रॉफिट का जो ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, वो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वो पैसा कहाँ चला जाता है, रिटेन अर्निंग अकाउंट में चला जाता है। और रिटेन अर्निंग अकाउंट में से ही रिज़र्व के लिए भी कुछ पैसा निकाला जाता है। और रिज़र्व क्या है, फ्यूचर में पेश आने वाले मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात हो सकते हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ पैसा रिज़र्व के तौर पर रखती है। चंद एक रिज़र्व से हम आपको रोशनास करा देते हैं, हम आपको एक आइडिया दे देते हैं ताकि वही रिज़र्व आमतौर पर पेपर में भी पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिज़र्व है रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसीज। स्पेलिंग का ज़रा ख्याल रखिएगा, CONTINGENCIES। रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसी से क्या मुराद है? रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसी से मुराद स्टूडेंट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ अनदेखे ख़तरात हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जो अनदेखे ख़तरात हैं उस अनदेखे ख़तरात के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ पैसा मुख्तस कर देती है, कुछ पैसा बचा के रखती है। और वो जो कुछ पैसा बचा के रखती है उसको हम क्या नाम देते हैं, रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसीज। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में आपको ऑर्गेनाइजेशन को जनरेटर की ज़रूरत है। जनरेटर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इलाके, जिस इलाके में आपका फैक्ट्री मौजूद है वहाँ पे फ़र्ज़ करें बिजली बहुत ज़्यादा जाती है। बिजली के जाने की वजह से क्या होता है, लेबर बैठी रहती है और बिजली मौजूद नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं होती। आपने कहा भाई जनरेटर की शदीद ज़रूरत है। जनरेटर के लिए आएगा कहाँ से? पैसे से, ज़ाहिर सी बात है आएगा।
पैसे आपके पास है नहीं, आपने कहा क्या रिटेन अर्निंग अकाउंट से पैसा निकालो, तो रिटेन अर्निंग अकाउंट से पैसा निकालो वो एक साथ तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब बड़ी फैक्ट्री है आपकी तो उसके लिए जनरेटर भी बड़ा आएगा। इट मीन्स दैट हर साल कुछ ना कुछ पैसा निकाल लिया जाता है रिटेन अर्निंग अकाउंट में से, और किस जगह हम डाल देते हैं, रिजर्व के तौर पर डाल देते हैं। और रिजर्व किस चीज़ के लिए फ़िलहाल हम रख रहे हैं, कॉन्टीजेंसीज़ के लिए रख रहे हैं। कॉन्टीजेंसीज से मुराद क्या है, फ्यूचर में पेश आने वाले ऐसे ख़तरात जो इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन फ्यूचर में पेश आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट के जाने की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको ज़रूरत है बड़े जनरेटर की, तो जनरेटर के लिए जो पैसा आप मुख्तस कर रहे हैं वो पैसा कहाँ मुख्तस कर रहे हैं, रिज़र्व के तौर पर, रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसीज के तौर पर एक अकाउंट बना लिया जाता है, उसके अंदर पैसा मुख्तस कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई रिज़र्व और कौन सा हो सकता है, रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, प्लांट को एक्सटेंड करने के लिए, प्लांट को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के हिस्से को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके अंदर तोसी करना चाह रहे हैं, इजाफा करना चाह रहे हैं ताकि और बड़े पैमाने पर आप प्रोडक्शन करें, तो उसके लिए भी आप रिज़र्व जो है वो रख देते हैं। रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन के अलावा एक चीज़ और भी है, रिज़र्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स एक बेसिक बात बताइएगा ज़रा कि एक्सटेंशन के वर्ड में और एक्सपेंशन के वर्ड में क्या फ़र्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फ़र्क से वाकिफ़ नहीं हैं, उनकी खिदमत में हम बयान कर देते हैं। एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो याद रखिएगा एक्सपेंशन होता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपकी ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के बराबर वाला फ़र्ज़ करें प्लॉट जो है या बिल्डिंग जो है वो फ़र्ज़ करें बिक रही है, आपने वो परचेज़ कर लिया। अब इधर भी प्रोडक्शन होगी और उधर भी प्रोडक्शन होगी, यानी कि आपकी एक्सपेंशन क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टली हो रही है। अगर हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन हो रही होगी, इजाफा हो रहा होगा, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, एक्सपेंशन का। फ़र्ज़ करें ना बराबर वाला प्लॉट बिक रहा है ना इधर वाला प्लॉट बिक रहा है, अब आपके फैक्ट्री सिर्फ यही है, तो हम आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप अगली मंजिल, ऊपर वाली मंजिल के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर वाली मंजिल तामीर करवाएं, वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गई, उसके ऊपर मंजिल तामीर करवाएं, उसके अंदर प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो इसका मतलब वो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा एक्सटेंशन, यानी कि वर्टिकली अगर आप मूव कर रहे होंगे, एक्सटेंशन का मतलब होता है अगर आप यूँ मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। एक्सपेंशन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप जो है मूव कर रहे हैं कैसे, हॉरिजॉन्टली। इधर का प्लॉट है, बराबर वाला प्लॉट ले लिया, ये हॉरिजॉन्टली मूव करना कहलाएगा। ऊपर वाला फ्लोर आपने तामीर कर लिया, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, ये एक्सटेंशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, बिल्डिंग को आप बढ़ाना चाह रहे हो या प्रोडक्शन के अंदर आप इजाफा करना चाह रहे हो, दोनों सूरतों में आपको कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन हो गया, बिल्डिंग एक्सपेंशन हो गया, इसके अलावा सिंकिंग फंड एक होता है, रिजर्व फॉर एसेट रिप्लेसमेंट होता है। ये सिंकिंग फंड क्या होता है भाई, सिंक का मतलब होता है जैसा कि बेसन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जिसके अंदर कोई चीज़ हम लिक्विड की सूरत में डालते हैं वो डूब जाती है, तो सिंकिंग फंड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंकिंग फंड का मतलब याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो करती ये है कि फ्यूचर में मुमकिन है कि ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रोडक्ट है वो पिट जाए या ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रोडक्ट लॉस में चली जाए, तो वो जो लॉस को कवर करने के लिए, लॉस को बर्दाश्त करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर रखती है कि मुमकिन है वो जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे फ्यूचर में वो कामयाबी से हमकिनार ना हो सके। तो अगर आपने कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे नहीं रखा हुआ है तो आपको तो शदीद किस्म का झटका लग सकता है, लिहाजा उस झटके को बर्दाश्त करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे रखती है, ताकि अगर फ्यूचर में फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉस का शिकार हो जाए, वो कामयाबी से हमकिनार ना हो सके, तो आपने सिंकिंग फंड के लिए कुछ पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिजर्व फॉर एसिड्स रिप्लेसमेंट्स। एसिड को बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्लेस करती है, तब्दील करती है, और एसिड्स को रिप्लेस करने के लिए भी कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे रखती है। इसकी एक मिसाल क्या है, फॉर एग्जांपल आपको पता है अभी आपके पास कंप्यूटर जो मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फ़र्ज़ करें आपको पता है अगले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको वो तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं, जो कि फ़र्ज़ करें आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो आप बदलना चाह रहे हैं और उसके बदले जो है वो आप अच्छे वाले कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं, LED वाले लेना चाह रहे हैं, इन तमाम सूरतों में आपका खर्चा होगा तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एसिड को रिप्लेस करना चाह रही है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का फर्नीचर चेंज करना चाह रही है,
पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मखसूस इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको तब्दील करना चाह रही है, तो ये सारी चीज़ें एसेट हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, ये सब के सब एसेट्स में आते हैं। आपको पता है ये बात। एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए कुछ पैसा मुख्तस अगर कर देती है, रिजर्व के तौर पे पैसे रख देती है, तो उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को ये पहुंचता है कि फ्यूचर में जब वो वक्त आता है खर्चा करने का तो करती क्या है, बहुत आसान सा काम हो जाएगा। पैसा तो मौजूद है, पैसा वहाँ से निकालेगी और वो पैसा अपना खर्च कर देगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि रिज़र्व कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा भी कोई रिज़र्व हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं बस वही फाइनल है, और भी रिज़र्व हो सकते हैं। ये एक अहम मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं। अगली चीज़ की तरफ स्टूडेंट समझाते हैं जिसका नाम क्या है, कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड को अच्छी तरीके से समझिएगा। डिविडेंड क्या होता है भाई, शेयर्स अगर आपने किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ख़रीदे हुए हैं तो शेयर्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट दे रही है तो उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और अगर वो डिविडेंड कैश की सूरत में मिल रहा हो तो इसको हम बोलते हैं कैश डिविडेंड। ये बात याद रखिएगा, भले कैश डिविडेंड हो भले स्टॉक डिविडेंड हो, ये दोनों के दोनों डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है कि जब उस ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रॉफिट हासिल हो रहा हो। अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो वो डिविडेंड देगी, और अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा होगा तो डिविडेंड भी नहीं देगी। किन शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, जो आम शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज किए हैं। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं बल्कि प्रीफरेंस शेयर्स परचेज किए हैं, प्रीफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, तरजीहाती शेयर्स, तो फिर ऐसी सूरत में कंपनी हर हाल में आपको डिविडेंड देगी। फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। ये बात याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सिर्फ इस सूरत में मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट हासिल कर रही हो। अलबत्ता प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर हाल में मिलता है, भले प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, कि अगर कंपनी कैश की सूरत में डिविडेंड दे रही है तो ये कैश डिविडेंड कहलाएगा। कंपनी कैश डिविडेंड देती किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, कंपनी फर्ज करें आपको कैश डिविडेंड दे रही है, तो आपने जो एड्रेस अपना लिखवाया हुआ होगा उस एड्रेस के ऊपर कंपनी आपको चेक्स इशू कर देगी। आपको घर पे चेक रिसीव हो जाएगा। उस चेक को आप देखेंगे, पता चलेगा भाई मुझे इतना डिविडेंड ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। फिर आप उस चेक को अपने बैंक में जमा करवा देंगे और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कहाँ से, कंपनी के अकाउंट से निकलेगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टूडेंट बताइएगा 18th टर्म में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड से क्या मुराद है, अगर कंपनी शेयर्स की सूरत में डिविडेंड दे रही है तो फिर ऐसी सूरत में इस डिविडेंड को हम क्या नाम देंगे, स्टॉक डिविडेंड। शेयर्स की सूरत में डिविडेंड का क्या मतलब है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ लेकिन कंपनी इस वक्त अपने उस प्रॉफिट को जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड की सूरत में, वो डिविडेंड के अंदर कंपनी चेक नहीं दे रही यानी कि कैश नहीं दे रही। फिर कंपनी क्या कर रही है, अपनी ही कंपनी के मजीद शेयर्स इशू कर रही है। बताएं, जब अपनी ही कंपनी के मजीद शेयर्स इशू किए जाएंगे किनको, शेयर होल्डर्स को, किस लिए, डिविडेंड देने के लिए, तो फिर ऐसे डिविडेंड को आप क्या नाम देंगे, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि ऐसा डिविडेंड जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स की सूरत में दे रही है, यानी कि मजीद शेयर्स उनको इशू कर दिए गए। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज किए हुए हैं और फ़र्ज़ करें कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड की सूरत में दे रही है, स्टॉक की सूरत में दे रही है। फ़र्ज़ करें कंपनी ने आपको, एज्यूम कर लें कंपनी ने आपको 50 शेयर्स इशू कर दिए, तो इसका मतलब हुआ 1000 डिविडेंड, आप 1000 शेयर्स आपके पास पहले के थे और 50 शेयर्स आपको मजीद मिल गए। नाउ यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, और इन अदर टर्म्स और इन अदर वर्ड्स यू विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी ऑफ 1050 शेयर्स। पहले आप सिर्फ 1000 शेयर्स के ओनर थे, 1000 शेयर्स की हद तक मालिक थे कंपनी के, और अब आप 50 शेयर्स मजीद मिल जाने की वजह से जो कि आपको डिविडेंड की सूरत में मिले हैं, 1000 + 50 इज़ इक्वल टू 1050। अब आप कंपनी के 1050 शेयर्स की हद तक ओनर हैं, और फ़र्ज़ करें एक शेयर अगर 10 रुपये का है तो इसका मतलब ये हुआ 1050 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 10,500 रुपये, यानी कि 10,500 रुपये की हद तक आप कंपनी के ओनर कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड का फ़र्क आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं 19th टर्म की तरफ। देखिएगा 19वीं टर्म, 20वीं और 21वीं टर्म, ये तीनों टर्म जो कि लास्ट 3 टर्म्स हैं, इनका ताल्लुक इस चीज़ से, डिवेंचर से। याद करें स्टूडेंट्स, हम आपको एक अलग से वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर आपको हमने समझाया था कि बॉन्ड्स में और डिवेंचर्स में क्या फ़र्क है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। तो फिलहाल हम तफसीलात में तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने तफसीलात में आपको ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। आपको इसके हवाले से हमारे चैनल के ऊपर जब आप उसको सर्च करेंगे तो वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी।
फिलहाल इतना सा समझ लीजिए कि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किस हवाले से है कि कंपनी ने जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनसे कर्जा लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने किसी ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोई बॉन्ड या डिबेंचर परचेज़ किया हुआ है। तो बताइए कर्जा लिया किसने? कर्जा उस बंदे ने नहीं लिया है जिसने डिबेंचर ख़रीदा है। मिस्टर ए के लिए वो ये नहीं कहलाएगा कि मिस्टर ए ने कर्जा लिया है, बल्कि मिस्टर ए ने कर्जा दिया है। मिस्टर ए क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर कहलाएंगे। किसके लिए क्रेडिटर कहलाएंगे? कंपनी के लिए क्रेडिटर कहलाएंगे। और कंपनी क्या कहलाएगी? कंपनी ये कहलाएगी कि कंपनी ने वो कर्जा हासिल किया है। इट मीन्स दैट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो बेसिकली क्या कहलाएगी? कर्जा लेने वाली। और वो जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या कहलाएगा? कर्जा देने वाला। डिबेंचर होल्डर को आप कह सकते हैं कि डिबेंचर होल्डर दरअसल क्रेडिटर है। क्रेडिटर याद रखिएगा कैसा वाला क्रेडिटर है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो जवाब है लॉन्ग टर्म, क्योंकि डिबेंचर जो होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं, जो इशू किए जाते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे इशू नहीं किए जाते, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इशू किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। लिहाजा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बन जाती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और याद रखिएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। याद रखिएगा बात पहले भी आपको बताई जा चुकी है कि शेयर्स के ऊपर कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर या बॉन्ड्स के ऊपर कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। और ये जो इंटरेस्ट या सूद होता है इसके अंदर भी ये पॉइंट है कि भले कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो या कंपनी लॉस में चल रही हो, दोनों सूरतों में कंपनी को इंटरेस्ट यानी कि सूद इन डिबेंचर्स के ऊपर देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता है। अगर ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो तो स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के हवाले से मजीद इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है वो अब हमारी जो डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हमने वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर आप तफसीलात इंशाल्लाह ताला देख सकते हैं। एक यहाँ पे छोटी सी मिसाल भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। फ़र्ज़ करिए किसी शख्स ने कंपनी का एक डिबेंचर परचेज़ किया है, उस डिबेंचर की कीमत जो है फ़र्ज़ करें 5 लाख रुपए। बताएं फ़र्ज़ करें आज की तारीख में वो डिबेंचर परचेज़ किया जा रहा है 1 मार्च 2021 यानी कि आज की तारीख। फ़र्ज़ करिए कंपनी ने उसको डिबेंचर इशू किया है 5 लाख रुपए का किया है। एज्यूम कर लेते हैं कि डिबेंचर की जो कीमत है वो है कितनी है? 5 लाख रुपए। स्टूडेंट्स बताइएगा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट एज्यूम कर लेते हैं कि 10% है, यानी कि कंपनी जो है इस 5 लाख के ऊपर 10% सूद देगी। कितने अरसे के ऊपर? एनुअली। एनुअली का मतलब होता है पर एनम, अनम नहीं कह रहा हूँ, पर एनम। पर एनम का क्या मतलब होता है? सालाना। स्टूडेंट्स बताइएगा इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 10% है, सालाना है। और कंपनी डिबेंचर कितने का इशू कर रही है? 5 लाख का इशू कर रही है। कितने साल के लिए? टाइम पीरियड कितना है? एज्यूम कर लेते हैं टाइम पीरियड जो है वो 5 साल है, 5 ईयर्स। अब एक बात का जवाब दीजिएगा। फ़र्ज़ करें कंपनी ने आज की तारीख में 1 मार्च को 2021 को एक डिबेंचर इशू किया जो कि 5 लाख का है। कंपनी ने अब डिबेंचर इशू कर दिया तो डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए दिए। कंपनी के पास 5 लाख आ गए। बताएं क्रेडिटर कौन है? डिबेंचर होल्डर विल बी कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और कर्जा लिया किसने? कंपनी ने लिया है। ये बात ख़त्म हो गई। जैसे ही पहला साल ख़त्म होगा, 1 मार्च 2021 के बाद 1 मार्च 2022 आएगी, पूरा 1 साल जैसे ही गुजरेगा उस डिबेंचर होल्डर को वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी सूद देगी। कितना? 10%। पर एनम का मतलब होता है सालाना। 5 लाख का 10% बनता है 50,000। इसका मतलब ये हुआ पूरा 1 साल गुजरने के बाद आज ही की तारीख को कंपनी उस डिबेंचर होल्डर को 50,000 रुपये सूद देगी। पहला साल ख़त्म हो गया। फिर दूसरा साल फिर जब ख़त्म होगा तो फिर 50,000 सूद देगी। तीसरा साल ख़त्म होगा फिर 50,000 सूद देगी। चौथा साल ख़त्म होगा फिर 50,000 सूद देगी। अब 5वां और आखिरी साल जैसे ही ख़त्म होगा, जी नहीं 50,000 नहीं होगा, गलत जवाब। 5वां साल जैसे ही ख़त्म होगा कंपनी 5 लाख और 50,000 सूद देगी। अब आप बोले क्या चक्कर है? पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 50,000, चौथे साल फिर 50,000 सूद मिल रहा है, डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है। कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। ये 5वें और आखिरी साल में 5.5 लाख सूद क्यों दिया जा रहा है?
तो इत्तलान अर्थ है 5.5 लाख सूद नहीं दिया जा रहा है, सूद वही 50,000 है और 5 लाख रुपए उस डिबेंचर की बेसिकली जो टाइम पीरियड है, जिसकी मुद्दत है, मियाद है, वो ख़त्म हो रही है। लिहाजा कंपनी 5 लाख रुपए उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी जो असल रकम है और लास्ट ईयर का 50,000 रुपये सूद देगी। लिहाजा टोटल रकम बन जाएगी 5.5 लाख रुपए। इस तरह से वो डिबेंचर जो है वापस ले लेगी कंपनी, उस डिबेंचर को कैंसिल कर देगी। अब अगर डिबेंचर होल्डर मज़ीद दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो कर सकता है, दोबारा से कोई डिबेंचर परचेज कर ले। नहीं करना चाह रहा नहीं करे, लेकिन उस डिबेंचर का मामला ख़त्म हो जाएगा। ये जानबूझ के मैंने आपको एग्जांपल दी है ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो सके कि कंपनी किस तरीके से इंटरेस्ट देती है और किस तरीके से डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं 20वीं टर्म की तरफ जिसमें लिखा हुआ है प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स का मतलब समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। ये सारी टर्म्स यकीन करें जब आप जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देंगे कि आपको बहुत बेहतर तौर पे समझ में आ गई हैं और जनरल एंट्रीज आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला हलवा बन जाएंगी काफ़ी हद तक। प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, ये समझिएगा। प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स का मतलब होता है इसी डिबेंचर के ऊपर प्रीमियम हासिल हो रहा है। सवाल है किसको हासिल हो रहा है, कैसे हासिल हो रहा है। तो प्रीमियम याद रखिएगा कंपनी को हासिल हो रहा है और किस तरह से हासिल हो रहा है, बहुत आसान सी बात है। याद करें प्रीमियम ऑन डिबेंचर से पहले आपको शेयर्स प्रीमियम या प्रीमियम ऑन शेयर्स भी पढ़ाया गया था। शेयर्स प्रीमियम के अंदर क्या था, कंपनी अगर 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू कर रही थी या 10 रुपये का शेयर 10 रुपये से ज़्यादा कीमत में इशू कर रही थी तो जो इजाफी कीमत थी वो कंपनी के लिए क्या कहलाया जा रहा था, शेयर्स प्रीमियम। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। प्रीमियम ऑन डिबेंचर का क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें 100 रुपये का डिबेंचर है और कंपनी वो डिबेंचर लेट सपोज 120 रुपीज़ में इशू कर रही है। It means that 20 rupees will be called as premium on debenture for the public limited company because the par value of the debenture is let's suppose 100 rupees but the company is issuing the same debenture at the rate of rupees 120. It means that rupees 120 will be treated as the market value of the debenture, and if the market value of the debenture is 120 rupees but the par value of the debenture is 100 rupees, then the difference between these two figures, that is 20 rupees, will be treated as, will be termed as, will be called as premium on debentures. For whom? For public limited company. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए 20 रुपये क्या कहलाएगा, डिबेंचर कहलाएगा, डिबेंचर के ऊपर प्रीमियम कहलाएगा। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये एक तरह से अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कितने में इशू कर रही है, 120 रुपीज़ में इशू कर रही है, तो 20 रुपये कंपनी को एक्स्ट्रा मिल रहा है। याद रखिएगा एक डिबेंचर पे 20 रुपये मिल रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी इशू कर देगी उसको 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर देगी। फर्स्ट करें तो 100 डिबेंचर्स इशू किए हैं तो 20 को मल्टीप्लाई कर देगी 100 रुपये से, तो जो अमाउंट आएगी वो टोटल कहलाएगा प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स। स्टूडेंट ये बात तो बताने की उम्मीद है कि ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी बता देता हूँ कि प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स उसी सूरत में कंपनी को हासिल हो सकता है जब कंपनी की गुडविल अच्छी हो, जब कंपनी अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही हो, कंपनी की मार्केट में अच्छी वर्थ हो, गुडविल अच्छी हो। इन तमाम बातों की सूरत में ही कंपनी अपने डिबेंचर को अपनी पार वैल्यू के मुकाबले में ज़्यादा कीमत पे इशू करती है, और जब ज़्यादा कीमत पे इशू करती है तो जितना भी ज़्यादा कीमत पे वो इशू कर रही है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो कंपनी के लिए प्रीमियम कहलाएगा। लेकिन मामला जस्ट उलट अगर हो तो क्या होगा, फ़र्ज़ करें कंपनी की मार्केट में वर्थ अच्छी नहीं चल रही है, कंपनी तो जनाब लॉसेस में चल रही है, कंपनी को तो इंटरेस्ट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंपनी की मार्केट में वर्थ डाउन हो रही है, कंपनी का ग्राफ ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा रहा है, कंपनी की सेल ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा रही है। इन तमाम सूरतों में कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर को जो इशू करेगी वो पार वैल्यू से भी कम कीमत पे इशू करने के लिए तैयार हो जाएगी। याद करें ये कंसेप्ट भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि कंपनी अपने शेयर्स को बाज़ औक़ात प्रीमियम पे इशू करती है, बाज़ औक़ात डिस्काउंट पे इशू करती है। प्रीमियम पे कब इशू कर रही थी कंपनी, हम आपको इसके हवाले से वीडियो बना चुके हैं कि प्रीमियम पे उस वक्त कर रही थी या कंपनी की मार्केट में वर्थ अच्छी थी, तो जो ज़्यादा पैसे ले रही थी वो शेयर्स प्रीमियम कहला रहा था। कम कीमत पे इशू कर रही थी शेयर्स तो वो डिस्काउंट ऑन शेयर्स कहला रहा था। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर से मुराद क्या होगा कि कंपनी अपने डिबेंचर को पार वैल्यू से भी कम कीमत पे इशू करने के लिए एक तरह से मजबूर हो गई है। मजबूर इसलिए हो गई है कि उसकी मार्केट में वर्थ अच्छी नहीं चल रही, तो 100 रुपये का डिबेंचर लेस देन 100 रुपीज़ में इशू कर रही है। वो 90 रुपये हो सकता है, वो 95 हो सकता है, वो 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 रुपये से कम होगा अगर 100 रुपये पार वैल्यू चल रही है तो इट मीन्स दैट अगर 100 रुपये का डिबेंचर जिसकी पार वैल्यू 100 रुपये है, कंपनी फर्स्ट करें 80 रुपये में इशू कर रही है, इट मीन्स दैट 20 रुपीज़ विल बी कॉल्ड एज द डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स।
और ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स 20 रुपीज़ एक डिवेंचर पर है। जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स कंपनी इशू करेगी उतना ही कंपनी का टोटल डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स की अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पैदा हो सकता है कि कंपनी क्यों अपने डिवेंचर्स को पार वैल्यू से भी कम कीमत पर इशू कर रही है। उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि जब कंपनी को ये नज़र आ रहा है कि हमारे जो पार वैल्यू 100 रुपये है उस कीमत पर लोग ख़रीदने को तैयार नहीं है, और ख़रीदने को तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट में वर्थ अच्छी नहीं है, तो कंपनी को बहरहाल डिबेंचर्स इशू करके पैसा तो हासिल करना ही करना है, क्योंकि पैसा हासिल करेगी नहीं तो कारोबार रन कैसे करेगी। और पैसा हासिल कब होगा, जब डिबेंचर्स लोग खरीदेंगे। लोग तो डिबेंचर्स खरीदने को ही तैयार नहीं है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने डिबेंचर्स का रेट गिरा लेगी, कम कीमत पे इशू करने को तैयार हो जाएगी, ताकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि नथिंग की सूरत कब हो रही है, जब लोग डिबेंचर खरीद ही नहीं रहे। कंपनी ने कहा भाईजान पैसे तो लेने हैं ना, पैसे लेंगे तो कारोबार रन करेंगे। ऐसा करते हैं, डिबेंचर की कीमत गिरा लेते हैं, थोड़ी सी कीमत गिरा लेंगे, थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं, इनकी कंपनी सोच रही है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे दिन भी आएंगे। इस सोच के साथ कि अच्छे दिन आएंगे, हमारे लिए भी इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, आपके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। शर्त क्या है, अपनी मेहनत जारी रखें। मेहनत जो लोग करते हैं, याद रखिएगा, वो हिम्मत नहीं हारते। इस वक्त सुबह का 5 बज चुका है। अभी ये वीडियो मैंने एडिट करनी है, मर्ज करनी है, बाद में इंशाल्लाह ताला अपलोड किया जाएगा कल की तारीख़ में। ये सारे काम जो किए जा रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। आपकी बेहतरी उसका एक लाजमी हिस्सा है। तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारी तमाम की तमाम वीडियो से फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा इसी सूरत में आप उठा सकते हैं जब शुरू से आखिर तक वीडियो को देखें भी, और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये बात याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करवाएं। बेल आइकन पर क्लिक करके अगली वीडियो की जो अपडेट्स हैं वह फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।